हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा कर रहा हूँ बच्चों बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है, हमारे राजेश इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग आज एक सीरीज चलाए हुए हैं अभी वो हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें कि हमने 10-10 मिनट की वीडियो बनाए हैं। 2 पार्ट तो हो गया, भाग 1 भाग 2। आज हम लोग भाग 3 बनाने चल रहे हैं और इसमें हम टोटल आधे घंटे की वीडियो बनाएंगे। देखेंगे इसमें कितने क्वेश्चन हम कर पाते हैं। बाकी आप लोग हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, ये हिंदी साहित्य के इतिहास का भाग 1 भाग 2, जिसमें हमने 10-10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन किया। खाली 10-10 क्वेश्चन है उस दोनों में, और सभी वो 15-15 मिनट की वीडियो है। और आज जो हम बनाएंगे आधे घंटे की वीडियो रहेगी। तो आज आधे घंटे की हम लोग वीडियो बनाएंगे बढ़िया से, और इसमें देखेंगे आज कितना क्वेश्चन आप लोगों का होता है हिंदी साहित्य के इतिहास का। इसमें हो गया ठीक है, नहीं तो एक पार्ट और बना देंगे, भाग 4 बना देंगे। टोटल 4 भाग हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आरंभ करते हैं। और आप लोगों का हम उसमें उसके पहले, अगर आप भाग 1 और भाग 2 को देखेंगे तो उसमें हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन तक डिस्कशन कर लिए थे। तो आज डिस्कशन किए थे करेंगे तो 21वें क्वेश्चन का। और 21वां क्वेश्चन है अपना, चलिए प्रारंभ करते हैं। 21वां क्वेश्चन पढ़ा जाता है। 21वां क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं आज। अभी दोस्तों रात का 10:30 बज रहे हैं, अरे 10:08 हुए हैं। और आज तारीख है अपनी 2 नवंबर 2025। आज के दिन ये वीडियो बना रहे हैं। चलिए 21वां क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन है दोस्तों, निबंध के प्रमुख 4 भेद कौन से हैं? निबंध के प्रमुख 4 भेद कौन से हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि निबंध के भेद मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। निबंध के भेद मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है विचारात्मक निबंध, दूसरा है भावात्मक निबंध, तीसरा है वर्णनात्मक निबंध, और चौथा है विवरणात्मक निबंध। यही चारों 4 प्रकार के निबंध लिखे जाते हैं। पहला है अपना विचारात्मक निबंध, दूसरा है भावात्मक निबंध, और तीसरा है वर्णनात्मक निबंध, और चौथा है विवरणात्मक निबंध। तो दोस्तों, ये चारों ये निबंध अपने हम लोग पेपर में देते हैं। पेपर के समय हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22वां। कह रहे हैं कि हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है? 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है? तो दोस्तों, किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित इंदुमती। इंदुमती सबसे पहली कहानी है हिंदी की, और इसे लिखा है किशोरीलाल गोस्वामी जी ने। इंदुमती पहला है, और इसे लिखे हैं अपने किशोरीलाल गोस्वामी जी द्वारा। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रेमचंद जी कितनी कहानियां लिखी हैं, और इनकी प्रथम और अंतिम कहानी का नाम बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि प्रेमचंद जी ने टोटल 300 कहानियां लिखी हैं, और जिनमें उनकी पहली कहानी का नाम है सौत, दूसरी कहानी का नाम है कफन। यानी प्रेमचंद जी ने टोटल 300 कहानियां लिखी हैं,
जिसमें कि पहली कहानी का नाम है सौत और अंतिम कहानी का नाम है कफन। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि उपन्यास का शाब्दिक अर्थ क्या है। 24वां क्वेश्चन है उपन्यास का शाब्दिक अर्थ क्या है। उपन्यास का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो उपन्यास का शाब्दिक अर्थ है अपना उप अर्थात निकट, उप अर्थात निकट या सामने। अन्यास, न्यास का अर्थ होता है रखना, यानी कि सामने रखना हो, यानी उपन्यास का मतलब होता है सामने रखना। उपन्यास का मतलब होता है सामने रखना। अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ हिंदी उपन्यासकारों के नाम लिखिए। कुछ हिंदी उपन्यासकारों के नाम बताइए या नाम लिखिए। तो इसका जवाब हो जाएगा अपना प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद जी, चतुरसेन शास्त्री जी, विशंभर नाथ शर्मा, कौशिक, वृंदावनलाल वर्मा, जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, देवकी नंदन खत्री, धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अस्क, शिवानी, शैलेश मटियानी, प्रिया पियमवदा आदि। यानी कि हिंदी उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो हमने जो बताया कि प्रेमचंद्र जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, चतुरसेन शास्त्री जी हैं, विशंभर नाथ शर्मा हैं, शिवानी जी हैं, शैलेश मटियानी जी हैं, धर्मवीर भारती जी हैं आदि। काफी सारे नामों हैं, हमने एक एक करके आपको बताया। फिर है 26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि देवकी नंदन खत्री के 3 उपन्यासों के नाम लिखिए। देवकी नंदन खत्री के 3 उपन्यासों के नाम लिखिए। तो दोस्तों इसका हो जाएगा, देवकीनंदन खत्री के 3 उपन्यास हैं चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति और भूतनाथ। यानी देवकीनंदन खत्री के 3 उपन्यास हैं चंद्रकांता, पहला तो हो गया चंद्रकांता, दूसरा है अपना चंद्रकांता संतति और भूतनाथ। अब चल रहे हैं 27वें क्वेश्चन पर। 27वां क्वेश्चन है अपना जहाज का पंछी व नदी के द्वीप लेखकों के नाम लिखिए। यहाँ पे 2 रचना है, जहाज का पंछी और नदी के द्वीप। इन दोनों लेखकों का नाम बताना है। तो जहाज का पंछी के लेखक इलाचंद जोशी जी हैं। जहाज के पंछी के लेखक इलाचंद जोशी हैं और नदी के द्वीप के लेखक आज्ञे जी हैं। नदी के द्वीप के लेखक आज्ञे जी हैं। चलिए, ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपने 28वें क्वेश्चन पर। 28वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि नाटक और एकांकी में अंतर बताइए। नाटक और एकांकी में अंतर बताइए। तो नाटक और एकांकी के निम्नलिखित अंतर हैं। पहला अंतर देख लेते हैं। नाटक में अनेक अंक होते हैं। नाटक में अनेक अंक होते हैं, जबकि एकांकी में एक अंक होता है। पहला अंतर तो यह हो गया कि नाटक में अनेक अंक होते हैं और अपना अपना एकांकी में एक ही अंक होता है। फिर दूसरा कह रहे हैं कि नाटक में मुख्य कथा तथा अनेक कथाएं होती। नाटक में मुख्य कथा तथा अनेक कथाएं होती हैं। यानी नाटक में एक कथा रहती है या से अधिक
एक से अधिक भी कथा रह सकती है, जबकि एकांकी में ऐसा नहीं होता। एकांकी में खाली एक ही घटना रहती है। एकांकी खाली एक ही घटना पे आधारित होती है। सा वाले में है, नाटक में अधिक पात्र और देश काल विस्तृत होता है। अब कह रहे हैं कि नाटक में अधिक पात्र रहते हैं, मतलब उसमें काफी सारे लोग रहते हैं, और देश काल विस्तृत होता है, यानी उसमें कई सारे देशों से अगर रहे तो मतलब कई सारे देशों का भी नाटक हो सकता है। और पात्र का मतलब होता है जैसे कि कोई नाटक है तो राजा है, उसमें नौकर है, नौकरानी है, ये सब पात्र में आते हैं। जबकि एकांकी में कम पात्र और देश काल सीमित होता है। कह रहे हैं कि एकांकी में उसमें देश भी सीमित रहते हैं और पात्र भी कम रहता है। पात्र रहते हैं लेकिन कम रहते हैं नाटक की अपेक्षा। अब नाटक बड़ा होने के कारण अधिक समय में अभिनीत होता है। अब कह रहे हैं नाटक बड़ा होने के कारण अधिक समय लगता है उसमें, जबकि एकांकी संक्षिप्त होती है, इसमें कम समय लगता है। यानी नाटक करने में नाटक थोड़ा बड़ा रहता है, उसको करने में ज़्यादा समय लगता है। एकांकी छोटी रहती है, उसको करने में छोटा समय लगता है, बस यही फर्क है। नाटक में अगर कोई नाटक लिखा गया तो काफ़ी देर तक चलता है, क्योंकि एकांकी नाटक की अपेक्षा छोटी होती है, बस यही फर्क है। और हालांकि एकांकी नाटक एकदम सेम लिखे जाते हैं, और उसमें क्या है कि समय अवधि बहुत कम रहती है। नाटक थोड़ा बड़े होते हैं, एकांकी थोड़ी छोटी होती है। ये नाटक की अपेक्षा छोटी होती है एकांकी। और आगे हमने उसके विशेष अंतर बताया ही कि नाटक में अनेक अंक होते हैं और एकांकी में एक ही अंक होता है। और नाटक में मुख्य कथा होती है या अनेक अंतः कथा होती है, जबकि एकांकी एक ही घटना पर आधारित रहती है। फिर कह रहे नाटक में अधिक पात्र होते हैं, देश काल भी विस्तृत होता है, जबकि एकांकी में कम पात्र रहते हैं और देश काल भी सीमित रहता है उसमें। चलिए 29वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 29वां क्वेश्चन है अपना, 29वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों के नाम लिखिए। 29वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद जी के प्रमुख नाटकों के नाम लिखिए। तो इसमें प्रमुख नाटक पहले तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के देख ले रहे हैं, जिसमें है वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, नील देवी आदि। ये तो हो गए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। अब बात कर लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी की। जयशंकर प्रसाद जी के नाटक में है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवसाम्नी, अजातशत्रु, करुणालय आदि। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक में आएगा वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, नील देवी आदि। और जयशंकर प्रसाद में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवसाम्नी, अजातशत्रु, करुणालय। ये है जयशंकर प्रसाद जी की नाटक की रचनाएं। चलिए चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने तीसवें क्वेश्चन पर। 30वां क्वेश्चन है, और आज हम लोगों को वीडियो बनानी है आधे घंटे की, क्योंकि वो जो दोनों पार्ट बनाए हम 10-10 मिनट के बनाए हैं। तो जो पाठक देखेंगे उसमें सोचेंगे 10-10 पार्ट मिनट की वीडियो में या 15-15 मिनट की वीडियो में 2 पार्ट कर दिए हैं। तो आज हमने टारगेट पकड़ेंगे, आज आधे घंटे की वीडियो बनाए। तो इसमें 30वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतेंदु युग के किन्हीं 5 नाटककारों के नाम लिखिए। अब इसमें कह रहे हैं कि भारतेंदु युग के किन्हीं 5 नाटककारों के नाम लिखिए। चलिए अभी लिख देते हैं, उसमें क्या है, तो लिखा लिखाया है पहले से ही। भारतेंदु युग के 5 नाटककार हैं। पहला नंबर तो श्रीनिवास दास, दूसरा है श्री कृष्णदास, चौथा है बद्री नारायण चौधरी, जिनका
हम लोग प्रेमघन भी कहते हैं। पांचवा है सीताराम वर्मा। और चौथा है और पांचवा है प्रताप नारायण मिश्र जी का। प्रताप नारायण मिश्र जी का। चलिए एक बार और बता दे रहे हैं। भारतेंदु युग के 5 नाटककार हैं अपने श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, सीताराम वर्मा, प्रताप नारायण मिश्र। ये अपने 5 नाटककार। चलिए 31वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 31वां क्वेश्चन अपना है। 31वां क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के प्रथम एकांकी संग्रह का नाम लिखिए। यह कब प्रकाशित हुआ? यानी कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के प्रथम प्रथम एकांकी संग्रह का नाम लिखिए और यह कब प्रकाशित हुआ इसके बारे में बताइए। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का एकांकी नाटकों का प्रथम संग्रह है पृथ्वीराज की आंखें। यानी उनके प्रथम एकांकी संग्रह का नाम है पृथ्वीराज की आंखें। यह सन 1936 में प्रकाशित हुआ। 1936 में प्रकाशित हुआ और रचना का नाम है पृथ्वीराज की आंखें। चलो अब 32वें क्वेश्चन चलते हैं। 32वें क्वेश्चन पे चला जाए। 32वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5 प्रमुख एकांकीकारों के नाम लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब इसमें से क्वेश्चन बनेंगे इतिहास में कि एकांकीकार के नाम बताइए, 5 एकांकीकार के नाम, ये बहुविकल्पी में ही बनता है कि एकांकीकार है राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, उदय भट्ट, उपेंद्र नाथ, अश्क, विष्णु प्रभाकर। ऐसे उसमें 2-4 ऑप्शन दिया रहेगा और एक ऑप्शन किसी दूसरे का दिया रहेगा। तो आपको उसमें सही चीज टिक करना रहता है कि इसमें से कौन एकांकीकार नहीं है। ऐसे ऐसे करके प्रश्न बनते हैं। चलिए अब 5 प्रमुख एकांकीकार के नाम हो गए। पहले पे आएंगे राम कुमार वर्मा और दूसरे पे आएंगे सेठ गोविंद दास, तीसरे पे आएंगे उदय शंकर भट्ट, चौथे पे आएंगे उपेंद्र नाथ अश्क जी, पांचवे पे आएंगे अपने विष्णु प्रभाकर। चलिए अब हम लोग 33 वाले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि आलोचना विधा की विशेषताएं बताइए। इसमें कह रहे हैं कि आलोचना विधा क्या होती है, उसकी विशेषताएं बताइए। चलिए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर कह रहा है कि किसी वस्तु का सूक्ष्म अध्ययन करना, किसी भी वस्तु का सूक्ष्म अध्ययन करना जिससे उसके गुण दोष प्रकट हो जाएं, आलोचना के क्षेत्र में आता है। बस यहाँ समझने वाली बात है कि किसी भी वस्तु का, चाहे जैसी भी कोई वस्तु हो, मान लीजिए कोई आदमी हो सकता है, कोई जगह हो सकता है, या कोई वृक्ष हो सकता है, या कोई जीव ही हो सकता है। अगर आप उसका एक अध्ययन, सूक्ष्म अध्ययन का मतलब एकदम जड़ से, जड़ के साथ एकदम उसकी नींव में जाकर उसके अध्ययन के बारे में पता करना और उसके गुण दोषों के बारे में पता करना ही आलोचना कहलाता है। अतः जब आगे भी लिखा है, अतः जब किसी साहित्यकार की किसी रचना का अध्ययन करने अतः जब किसी साहित्यकार की किसी रचना का अध्ययन करके उसके गुण दोष प्रकट किए जाते हैं, उसे आलोचना कहते हैं। यानी कह रहे हैं कि जब कोई भी साहित्यकार की रचना का अध्ययन करके उसमें जब उसमें गुण दोष प्रकट करते हैं, आलोचना कहते हैं। बस सीधा मान लीजिए कोई साहित्यकार है, कोई रचना लिखा है, तो अगर आप उसमें की कुछ कमियां ढूंढ रहे हैं, कुछ कमियां ढूंढ पा रहे हैं, तो उसी को ही आलोचना कहते हैं। जो आलोचना भी एक रचना ही है कि आलोचना अधिकतर आलोचक अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हुए हैं। वो आलोचना विधि ज़्यादा लिखते थे
तो आलोचना विधि का मतलब है कि किसी भी साहित्यकार की किसी रचना का अध्ययन करके, अगर आप किसी साहित्यकार की, मान लीजिए कोई साहित्यकार कोई रचना लिखा है और आप उसकी रचनाओं के गुण दोष को देख पा रहे हैं, तो आप जो उसके गुण दोष के बारे में लिखेंगे वो आलोचना हो जाएगी उस लेखक के प्रति। तो उसकी आप आलोचना कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना कि उसकी बुराई कर रहे हैं, जो यहाँ बुराई करने से नहीं है, लेकिन उसके गुण दोष को प्रकट करने से, इनकी रचनाओं में क्या क्या कमियां हैं। यहाँ साफ साफ लिखा है कि उसके गुण दोष प्रकट किए जाते हैं। यहाँ सीधा सीधा बताया जा रहा है कि जब किसी भी साहित्यकार के कोई भी रचना के अगर गुण दोष अगर कोई दूसरा लेखक उसके ढूंढता है, तो वो जो उसके बारे में लिखता है वो आलोचना है। चलो, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 33 पर। अरे 33 तो हो गया है, अब चलेंगे 34 पर। चलिए दोस्तों, आज 34वां क्वेश्चन चलते हैं। 34वां क्वेश्चन कह रहा है अपना, 34वां क्वेश्चन कह रहा है 34वां क्वेश्चन कह रहा है कुछ प्रमुख आलोचना लेखकों के नाम लिखिए। ये आ गया, प्रश्न दिया गया कि कुछ आलोचना लेखकों के नाम लिखिए। भाई आलोचना कौन कौन लिखते हैं उनके बारे में पता तो होना चाहिए ना। देख लो, सबसे पहले नाम पे आचार्य राम शुक्ल जी का ही है, क्योंकि ये सबसे बड़े आलोचक। बाबू श्याम सुंदर दास, पद्म सिंह शर्मा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा नामवर सिंह आदि हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक। हमने जिन जिन का नाम बताया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, बाबू श्याम सुंदर दास हो गए, पद्म सिंह शर्मा जी हो गए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो गए, डॉक्टर नागेंद्र हो गए, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हो गए, डॉक्टर रामविलास शर्मा हो गए, डॉक्टर रामविलास शर्मा हो गए, नंद दुलारे वाजपेयी हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गए तथा नामवर सिंह आदि हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक हैं। चलिए, अब 35वां क्वेश्चन हम लोग बना दे रहे हैं। 35वां क्वेश्चन कह रहा है कि आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर होता है। आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर होता है, चलिए देख लेते हैं और हम लोग समझ लेते हैं इसके बारे में। आत्मकथा लेखक के स्वयं के जीवन पर आधारित होती है। यहाँ साफ साफ बताया जा रहा है कि आत्मकथा लेखक के स्वयं जीवन पर आधारित होती है, यानी इसका कहने का मतलब है कि उसके जीवन में जो घटनाएं घटती हैं वह उसके बारे में जो लिखता है वो आत्मकथा है उसकी, जिसमें लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा को पाठकों के समक्ष आत्मीयता के साथ रखता है। पूरा साफ साफ बता दिया गया कि जो उसके जीवन में घटित होता है उसके बारे में जो लिखता है वो लेखक, वो उसकी आत्मकथा होती है। अब आगे एक सवाल और आ रहा है कि जीवनी, जीवनी क्या है। जीवनी के बारे में समझ लो। किसी महान व्यक्ति के जीवन के जन्म से किसी महान व्यक्ति के जीवन की जन्म से मृत्यु पर्यंत सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को जब कोई लेखक प्रस्तुत करता है, तब वह विधा जीवनी कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए, सीधा बताया जा रहा है कि किसी महान व्यक्ति के जीवन की जन्म से मृत्यु पर्यंत सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को जब कोई लेखक प्रस्तुत करता है, तब वह विधा जीवनी कहलाती
यहाँ साफ साफ इतना समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कबीर दास जी, एग्जाम्पल से समझिए, आप लोग सीधा समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए संत कबीर जी हैं, वो अपने जीवन के बारे में जो लिखते हैं, या लिखते हैं, लिखे तो नहीं है, ऐसा समझिए कि अगर उन्होंने अगर अपने जीवन के बारे में लिखे कि हम इतने छोटे थे तो ये काम किए और बड़े होकर ये काम किए, अगर लिखे हैं तो उनकी एक आत्मकथा हो गई। वो तो उनकी आत्मकथा हो गई। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे वहीं संत कबीर जी रसखान जी के बारे में लिख दिए कि रसखान जी बचपन में इतने वर्ष में मतलब यहाँ पैदा हुए, इस सन में पैदा हुए, और वो 7 वर्ष की आयु में किया, बड़े होकर किए, और इन्होंने अपने जीवन में इतनी बड़ी बड़ी तरक्कियां हासिल की। तो वो जो लिख रहे हैं अपने कबीर दास जी, वो उनकी जीवनी हो गई। मतलब वो जीवनी रचना लिख रहे हैं। जीवनी लिख रहे हैं किस लिए? कि वो किसी दूसरे लेखक के बारे में लिख रहे हैं, किसी दूसरे लेखक के बारे में उसके जीवन की घटनाएं लिख रहे हैं, इसकी वजह से वो जीवनी हो जाएगी। और जीवनी के लेखक कौन होंगे? संत कबीर जी होंगे, क्योंकि उन्होंने ही दूसरे लेखक की जीवन की कथा को प्रस्तुत किया है, इसलिए वह जीवनी हो जाएगी। चलिए, अब हम लोग रेखा चित्र और संस्मरण के बारे में समझ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेखा चित्र संस्मरण लिखे हैं अपने महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी में माय फेवरेट लेखक हैं। चलिए, महादेवी वर्मा जी के बारे में हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं और रेखा चित्र और इसके बारे में थोड़ा समझ भी लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। आत्मकथा और जीवनी में लोग बहुत वो रहते हैं। हमने पूरा क्लियर किया एग्जाम्पल के साथ, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब रेखा चित्र और संस्मरण में हम कुछ समझाने का प्रयास करेंगे। इसके बारे में अगर आप लोग समझ गए तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं। अब इसमें कह रहे हैं रेखा चित्र व संस्मरण में मूल अंतर यह है कि रेखा चित्र में कलात्मक रेखाओं के द्वारा किसी व्यक्ति, अब यहाँ मूल अंतर समझना, रेखा चित्र क्या होते हैं, संस्मरण क्या होते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि रेखा चित्र में कलात्मक रेखाओं के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना के बाह्य और आंतरिक स्वरूप का शब्द चित्र इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि पाठक के हृदय में उसका सजीव तथा यथार्थ चित्र अंकित हो जाए। पहला तो ये हो गया कि रेखा चित्र में किसी भी व्यक्ति को ऐसे दर्शाया जाता है अपनी कला के द्वारा, अपने कलम से, मतलब इस प्रकार लिखा जाता है कि जैसे वह स्वयं ही उसमें अंकित हो, जैसे वह उसमें स्वयं ही उसके बारे में वो खुद जैसे बता रहा हो। सीधा समझिए, जैसे उसका चित्र अंकित हो, मतलब उसमें ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि समझो जैसे वह उसमें स्वयं ही हो, कि वही बता रहा हो अपनी पूरी घटना कि मैं ऐसे ऐसे ये सब किया। फिर कह रहे हैं कि इसमें चित्रकला और साहित्य का सुंदर समन्वय दिखाई पड़ता है। अब कह रहे हैं रेखा चित्र में कि चित्र भी रहता है और साहित्य, और उसमें अलंकारिक भाषाओं का प्रयोग करते हैं। लिखने की ढंग की प्रस्तुति बेहतरीन तरीके से होती है, जैसे कि गद्य लिखा जाता है। अब यहाँ संस्मरण देख लीजिए। संस्मरण उस विधा को कहा जाता है जिसमें लेखक द्वारा अपनी स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति, परिस्थिति अथवा विषय पर कोई लेख लिखा जाए। अब संस्मरण सीधा यह बता रहे हैं कि संस्मरण उस विधा को कहा जाता है जिसमें लेखक द्वारा अपनी स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति, परिस्थिति अथवा विषय पर कोई लेख लिखा जाता है। संस्मरण का सीधा समझिए कि जैसे लेखक के याद में कोई आया, लेखक की याद में किसी, मान लीजिए लेखक की याद आई कि वो लेखक बहुत अच्छे थे, अच्छी अच्छी कहानियां लिखते थे, और ऐसे कई और कोई लेखक के अलावा या कोई घटना ही उसको याद आ गई, उसको लिखता है या उसके विषय पे लिखता है, तो वो संस्मरण हो जाएगा, वो संस्मरण हो जाएगा। अरेखा चित्र में क्या है, जैसे कि कोई लेखक लिखता है कि मान लीजिए किसी किसी भी
घटना या किसी भी व्यक्ति को लिखता है, तो उसमें एक प्रकार से ऐसा प्रस्तुत कर दिया जाता है कि जैसे वह स्वयं आदमी उसमें बता रहा हो, वह जैसे स्वयं ही उसमें बता रहा हो, स्वयं कि लिख रहे हैं दूसरा कोई, लेकिन लिखा लिखा होने से यह प्रस्तुत होता है कि जैसे वह उसमें स्वयं जिसकी ये घटना है स्वयं उसने ही लिखा है। रेखा चित्र में ऐसा ऐसा होता है महसूस। रेखा चित्र में ऐसा ही महसूस होता है। चलिए, रेखा चित्र संस्मरण आपको समझ में आ गया होगा। यानी रेखा चित्र को लेखक इस प्रकार से लिखते हैं कि जैसे मानो कि वो कोई घटना लेखक नहीं लिख रहा है, जैसे स्वयं वो घटना वाले ही व्यक्ति ने बताया है। जैसे मान लीजिए संत कबीर जी के बारे में लिखा है, तो उसमें जैसे पता चलेगा कि संत कबीर जी स्वयं इस घटना को लिखे। जैसे आप उसको आगरा कल ताजमहल देखेंगे, तो स्वयं जैसे ताजमहल के बारे में लिखा गया है, तो ऐसा समझ में आएगा कि स्वयं ताजमहल ने अपने बारे में लिखा। ऐसा रेखा चित्र में समझ में आएगा आपको। यानी उसके बाहर के और आंतरिक स्वरूपों को चित्र इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि पाठक के हृदय में सजीव और यथार्थ चित्र अंकित हो जाए। वही कहने का मतलब है कि उसमें इस प्रकार चित्र बताया जाता है कि जैसे मतलब ताजमहल का चित्र बनाया गया तो लगेगा कि जैसे ताजमहल ओरिजिनल एकदम रियल वाले ताजमहल इसमें प्रस्तुत कर दिए। चलिए, संस्मरण के बारे में तो आप लोग समझ ही गए होंगे। जैसे कोई लेखक किसी दूसरे लेखक के बारे में सोच के अगर लिख रहे हैं तो उसका वो संस्मरण हो जाएगा। कोई घटना के बारे में लिख रहे हैं तो उसका वो संस्मरण हो जाएगा। तो यही सब है। चलिए, अब आगे 37वां क्वेश्चन देख लेते हैं। टोटल 40 क्वेश्चन हमको कराने हैं इसमें के। आज 40 कराएंगे, उसके बाद और कराएंगे। दो रेखाचित्र लेखकों को कोई नाम लिखिए। दो रेखाचित्र लेखकों और दो संस्मरण लेखकों के नाम लिखिए। रेखाचित्र लेखक में देख लो, महादेव वर्मा जी आ गए, अमृत राय जी आ गए। संस्मरण लेखक में रामवृक्ष बेनीपुरी और देवेंद्र सत्यार्थी जी हैं। बस इतना समझ लेना कि रेखाचित्र लिखने वाले महादेव वर्मा जी हैं, अमृत राय जी हैं, और संस्मरण के लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी, देवेंद्र सत्यार्थी। अब फिर क्या है, चलिए दोस्तों, अब 38वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आज का 38वां क्वेश्चन। 38वां क्वेश्चन अपना कह रहा है कि डायरी विधा की विशेषताएं लिखिए। डायरी विधा क्या होती है? उत्तर देखिए इसका। यथार्थ चित्रण, तिथिवार क्रमबद्धता, लेखक के निजी दृष्टिकोणों की इस घटना से संबंधित अभिव्यक्ति आदि डायरी साहित्य की विशेषताएं हैं। यह लेखक के स्वयं के जीवन से संबंधित होती है। अब डायरी यह कह रहे हैं कि जिसमें सचित्र चित्रण हो, तिथिवार से यानी तिथियों के बारे में तिथि तिथि अनुसार लिखा जाए, और जिस भी लेखक के बारे में लिखा जाए तो उसके निजी दृष्टिकोणों से। यानी कोई भी लेखक की एकदम जैसे मान लीजिए कोई लेखक है और वो अपनी पूरी घटना एक डेट बता के कि हमने बचपन में ये किया, इतने सन से ये किया, फिर कहते हैं कि इतने 2000 इस सन से हमने इतनी रचनाएं की, इस सन से हमने यहाँ गया, यहाँ घूमने गए। ऐसी अगर रचनाएं लिखी जाती है उसमें तिथिवार टाइप, यानी तिथि डाल डाल के एकदम डेट डाल के हर एक कि इस इस डेट पे इतने जन्म में मेरा जन्म हुआ, मैं साथ इतने साल का हो गया तो हमने ये काम किया, अब इतने साल का हो गए तो इन्होंने ये काम किया, ऐसे लिखा रहेगा। और स्वयं वो उस लेखक से संबंधित है, मतलब जो लेखक लिख रहे हैं वो अपने ही बारे में लिख रहे हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि वह एक वो है अपना डायरी विधा की विशेषता है। अब है रिपोर्टार्ज है। रिपोर्टार्ज
इन सब पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। डायरी क्या होती है, रिपोर्टाज की होती है, इसमें एक हम लॉन्ग वीडियो बना देंगे कि उसमें जो आपका होगा उस जो आपका डाउट क्लियर भी नहीं हो रहा है वो उसमें क्लियर हो जाएगा, उसमें एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। आज हम लोग 40 क्वेश्चन तक देख लेते हैं, फिर अपना क्या होते हैं कि अपने लघु उत्तरीय प्रश्न तो समाप्त हो जाएंगे, फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, ऑप्शनल वो वाले हम लोग करेंगे। चलिए, रिपोर्टाज विधा की विशेषता बताइए। अब कह रही रिपोर्टाज रिपोर्टाज विधा की विशेषता बताइए। चलिए इसकी विशेषता सुन लिया जाए। रिपोर्टाज विधा की विशेषता ये है कि रिपोर्टाज लेखक के लिए स्वयं घटना का प्रत्यक्ष निरीक्षण करना आवश्यक है। रिपोर्टाज लेखक के लिए स्वयं घटना का प्रत्यक्ष निरीक्षण करना आवश्यक है। इसमें कल्पना का कोई स्थान नहीं होता। इसका उपयोग पत्रकारिता के क्षेत्र में अधिक होता है। घटना का यथार्थ चित्रण, कुशल अभिव्यक्ति, प्रभाव, उत्पादकता आदि रिपोर्टाज की विशेषताएं होती हैं। अब कह रहे हैं कि अगर कोई रिपोर्टाज लिखता भी है तो वह लेखक कोई भी अगर घटना के बारे में लिख रहा है तो उसको जाकर वही ही उसका निरीक्षण करेगा, उसकी देखभाल करेगा कि ये घटना हुई थी कि नहीं हुई थी, किसके कारण हुई थी, कब हुई थी, किसने किसने इसे किया, और वह उसके बारे में जब लिखा जाता है। और इसमें यह बताए गए हैं कि यह इसका उपयोग पत्रकारिता में अधिक होता है। जैसे आप लोगों ने न्यूज़ शो में देखा होगा कि देखिए हमारी रिपोर्ट बताते हैं, वहीं से रिलेट कर लीजिए पूरा, वहीं से रिलेट कीजिए कि रिपोर्टाज यही है। जैसे रिपोर्ट कहते हैं कि हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट तैयार की, रिपोर्ट तैयार की है, सेम उसी तरीके का रिपोर्टाज होता है। अगर आप लोग जैसे मान लीजिए क्राइम का कोई शो देखिए तो उसमें कहते हैं कि देखिए मेरी पूरी रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में वो किसी भी घटना का पूरा एकदम सटीक चित्रण किए रहते हैं, मतलब उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करके एक वीडियो बनाए रहते हैं। तो वही वीडियो एक रिपोर्ट के फॉर्म में रहती है, उसे आप रिपोर्टाज समझ लीजिए, ऐसा है। क्योंकि उसमें जो वीडियो बनाते हैं, जैसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई लेखक है, वो किसी घटना के बारे में लिख रहे हैं, तो घटना के बारे में इसमें क्या होता है, वो घटना के बारे में पता करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी घटना हो गई तो उसके बारे में वो स्वयं जाएंगे, पूछेंगे, हर चीज़ करेंगे, तब उसके बारे में जब लिखेंगे तो एक रिपोर्टाज की विधा हो जाएगी। चलिए, अब आ जा गए हम लोग फाइनली अपने 40वें क्वेश्चन पे। 40वां क्वेश्चन अपना टारगेट पूरा करेगा आज। 40वां क्वेश्चन है कि लघु कथा के दो लेखकों के नाम लिखिए। हाँ, लघु कथा के बारे में पूछा जाता है। लघु कथा मतलब एक छोटी कथा, एक छोटी कहानी टाइप। तो लघु कथा के अपने दो लेखक हैं, विष्णु नागर और दूसरा है चित्रा मुदगल। चित्रा मुदगल। लघु कथा के दो लेखक के नाम, एक तो विष्णु नागर और दूसरा चित्रा मुदगल। यही दो लेखक हैं अपने लघु कथा लिखने वाले। बस दोस्तों, आज हमने आपको क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक कराया। यानी कि वो दो वीडियो जो बनाए हैं, वो दो वीडियो के समझो डबल डबल क्वेश्चन आपको एक वीडियो में मिल जा रही है। हमने आधे घंटे की वीडियो बनाने की बात किए थे, या 40 मिनट की वीडियो हो गई। अब ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाती है तो लोग उसको देखते नहीं। और इसमें हमने जितने लघु उत्तरीय प्रश्न थे, लघु उत्तरीय प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास के करा दिए हैं, जो यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, खास करके हाई स्कूल के बच्चों को। ये वीडियो हमारे उन बच्चों को ज़रूर देखनी चाहिए जो हाई स्कूल की अभी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप हिंदी साहित्य के प्रश्नों में उलझे हुए हैं तो इस वीडियो को देखिए। इसमें आपसे आपको काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने जितनी वीडियो ना क्रमानुसार बगैर स्किप किए हुए देखिए।
बगैर स्किप किए हुए अगर आप ये वीडियो को देखते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन के डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको अपने एग्ज़ाम में उत्तर लिखने में बड़ी आसानी होगी। तो इसमें से हमने टोटल समझो 40 क्वेश्चन आपके कराए हैं। 40 क्वेश्चन में तो 10 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। और आगे हम अब कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आएंगे, यानी ऑप्शनल प्रश्न लेके आएंगे, उसमें से भी क्वेश्चन आपके जो बनेंगे उसमें से भी आएंगे। अब ये पार्ट 3 कर दे रहे हैं इसमें। ये पार्ट 3 में अपना लघुत्तरीय प्रश्न हो जाएगा। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न के हम अगली वीडियो लेके आएंगे, इसमें हम एक एक घंटे की वीडियो बनाएंगे। इस वाले में हम लोग एक एक घंटे की वीडियो बनाएंगे। चलिए बच्चों, आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें। इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि उनकी परीक्षा में बहुत हेल्प होगी। ये हमने वीडियो उन बच्चों के लिए बनाया है जो भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, और जो पेपर की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें भी काफ़ी सारी जानकारी आपको मिल सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारियाँ इम्पोर्टेंट्स हैं। चलिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।